नमस्कार। 5G टेक्नोलॉजी पर ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो पर मैंने टेलीफोन क्रांति या टेलीकम्युनिकेशन का जो क्रमिक विकास है उस पर बात की थी। उसके विज्ञान को सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास किया था और आज मैं विशेष रूप से 5G टेक्नोलॉजी पर फोकस करूंगा। इनकी चुनौतियां और इनमें और कौन कौन सी समस्याएं हैं इस पर बात करूंगा। लेकिन 5G टेक्नोलॉजी पर अपनी बात को आगे बढ़ाने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो मेरी आपसे बातचीत हो रही है वो बेसिकली 4G टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। मतलब 4G टेक्नोलॉजी ने कमाल कर दिया। बफरिंग टाइम तो बिल्कुल जीरो हो गया, हाई रिजोल्यूशन था, डाटा ट्रांसफरेबिलिटी बहुत अच्छी थी और इसके साथ साथ जो स्पष्टता थी, हम YouTube वीडियोस देख सकते थे, डाटा को फास्टली भेज सकते थे। ये 4G का ही कमाल था कि YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook देखते देखते पूरी दुनिया में छा गया। आप सोचिए कि पटना वाले खान सर को कितने लोग जानते थे 2013-14 के पहले। दिव्य कीर्ति सर जो आज आइकॉन है यूपीएससी प्रिपरेशन करने वालों के, उनको कितने लोग जानते थे। फिजिक्स वाला अलख पांडे, इनको कौन जानता था। अगर आप देखेंगे आजकल YouTube सेलिब्रिटीज की एक बड़ी लंबी कतार है। मैं समझता हूं कि किसी भी सरकार के पास इतना रोजगार देने की क्षमता नहीं है जितना YouTube और गूगल के पास है। ये सारी सफलताएं 4G टेक्नोलॉजी की वजह से संभव हो पाया। अब आप सोच सकते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी अगर पूरी तरह से लागू हो जाता है तो हमारे जीवन में किस तरह का परिवर्तन आएगा। और आज इस बात को हम जितना जल्दी समझेंगे, जो देश, जो समाज, जो व्यक्ति इसके लाभ को, इसके भविष्य को बेहतर ढंग से समझेगा, वो उसका बेहतर से बेहतर उपयोग कर पाएगा। मोबाइल क्रांति को अगर बिल्कुल एक शब्द में कहा जाए तो ये हम कह सकते हैं कि फास्टर डाटा ट्रांसफर। 5G इस मामलों में 4G से बहुत बहुत आगे है। 4G में जहां 300 से 500 मेगाहर्ट्ज के तरंगों का उपयोग किया जाता था, 5G में वहीं पर 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज की तरंगों का उपयोग किया जाएगा। आप जानते हैं किलो यानी हजार, के से लिखते हैं, मेगा यानी 10,000 और गीगा यानी 100 करोड़, एक के बाद 9 शून्य। रेडियो स्पेक्ट्रम के इस हाई फ्रीक्वेंसी जोन का उपयोग 5G टेक्नोलॉजी में किया जाएगा। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वेवलेंथ कम, तरंग की लंबाई कम होगी। इसका मतलब यह है कि ये तरंगें ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगी। सड़क में पड़ने वाले जो छोटे छोटे पेड़ हैं, मकान हैं, यहां तक कि अगर बहुत जम के बारिश हुई तो भी 5G का नेटवर्क प्रभावित हो सकता है। चूंकि इसमें तरंगें ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगी, इसलिए हमें ज्यादा टावर लगाने की जरूरत होगी। ये टावर बड़े छोटे छोटे टावर होंगे जो घर के ऊपर, दीवारों पे या बिजली के खंभे पे लग सकते हैं। एक अनुमान के हिसाब से 200 से 250 मीटर के बीच में एक छोटा टावर लगाना बहुत जरूरी होगा। इस टेक्नोलॉजी को रोल आउट करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी के बैंड बनाए गए हैं। हाई फ्रीक्वेंसी में अमूमन 24 से लेकर 39 गीगाहर्ट्ज के डाटा को उपयोग किया जाएगा। ये लगभग 1 मील की दूरी तय करेगी। मिड फ्रीक्वेंसी के लिए 2 से 6 हर्ट्ज का डाटा उपयोग में लाया जाएगा। इसकी तरंगें 5 से 10 मील तक की दूरी तय कर पाएगी। और लो फ्रीक्वेंसी बैंड में 600 से 700 मेगाहर्ट्ज का डाटा उपयोग किया जाएगा। इनका जो टावर है ये 100 मील का एरिया कवर कर सकते हैं। निश्चित रूप से हाई फ्रीक्वेंसी के जो टावर्स हैं वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लगेंगे, बड़े बड़े शहरों में लगेंगे जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है और डाटा का यूज बहुत ज्यादा होगा। मिड फ्रीक्वेंसी के टावर्स ऐसे शहरों में लगेंगे जहां पर आबादी अपेक्षाकृत कम हो और ग्रामीण इलाकों में लो फ्रीक्वेंसी टावर लगेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि अगर लो फ्रीक्वेंसी टावर में 600 से 700 मेगाहर्ट्ज का ही फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट 4G टेक्नोलॉजी के बराबर हो गई। ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन 5G टेक्नोलॉजी के और भी दूसरे फायदे हैं। देखिए, ये जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें बहुत ज्यादा खर्च आएगा। एक अनुमान के हिसाब से कलकत्ता, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में 5G नेटवर्क को बनाने के लिए कम से कम 10,000 करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप सोचिए कि पूरे देश को अगर इस तरह से कवर किया जाए तो कितना बड़ा व्यय होगा।
इसीलिए इसको रोल आउट करते समय अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज बनाए गए हैं ताकि अधिक से अधिक इसका कवरेज हो सके। भारत एक गरीब मुल्क है, हमारे यहाँ स्पीड की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें एक अच्छी क्वालिटी का नेटवर्क चाहिए जो बढ़िया हो, जिसमें डाटा का ट्रांसफर भी हो और ठीक ठाक ट्रांसफर हो। तो इस हिसाब से जब अभी इसको रोल आउट किया जा रहा है तो इस पे इन बातों पर विचार किया जा रहा है कि कैसे इसको इकोनॉमिकली भी वायबल बनाया जा सके। आपको बताएं कि जब इन फ्रीक्वेंसी की बिडिंग हो रही थी तो सबसे ज्यादा जो बिडिंग हुई, सबसे ज्यादा बिडिंग कॉस्ट जो है जियो ने, एयरटेल ने और तमाम कंपनियों ने लगाया, वो उन्होंने लो फ्रीक्वेंसी और मिड फ्रीक्वेंसी पे लगाया, क्योंकि उनको भी ये बात समझ में आ रही है कि भारत जैसे देश में इस फ्रीक्वेंसी की डिमांड सबसे ज्यादा रहेगी और अगर इस फ्रीक्वेंसी की बिडिंग हमको मिलती है तो हम देश के दूर दराज के हिस्सों में अपनी पहुंच बना पाएंगे। 5G टेक्नोलॉजी में इस हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से और दो फायदे हैं। एक तो हायर बैंडविड्थ है, यानी चौड़ी सड़क है जिसमें कई लेन पे गाड़ियां जा सकती हैं और कई गाड़ियां जा सकती हैं, यानी डाटा ट्रांसफर बहुत फास्ट होगा। दूसरा लेटेंसी यानी कम समय में सूचनाओं का आदान प्रदान। जब आप अपने मोबाइल को क्लिक करते हैं तो हम सूचना दे रहे हैं या ले रहे हैं, साइमल्टेनियसली दोनों काम करते हैं। जब हम कोई मोबाइल खोलकर यूट्यूब का चैनल देखना चाहते हैं तो जैसे ही हम यूट्यूब के चैनल को क्लिक करते हैं तो ये डाटा जाता है अमेरिका में गूगल के एक बड़े सर्वर में, वहां से उस डाटा को लेकर यहाँ तक भेजा जाता है। ये समय जितना कम होगा उतना ही बढ़िया नेटवर्क होगा। तो 5G के दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हाई डाटा ट्रांसफर, हाई बैंडविड्थ, और दूसरा है लो लेटेंसी। अगर तुलनात्मक रूप से बताया जाए तो पहले एक 10 मिनट के वीडियो को डाउनलोड करने में जो समय 4G में लगता था, 4G में जो वीडियो 10 मिनट में डाउनलोड होता था, अब 5G टेक्नोलॉजी में वो वीडियो 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। 4G टेक्नोलॉजी में लेटेंसी 60 to 70 मिली सेकेंड्स थी, 5G में वो 1 मिली सेकेंड हो जाएगी। बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, उसको बड़े सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सकता है, जैसे AI बेस्ड टेक्नोलॉजी, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी। अभी आप मुझे देख रहे हैं 2D में, अगर यही काम वर्चुअल रियलिटी के थ्रू हो तो आपको लगेगा कि सारे लोग एक कमरे में बैठे हैं और 3D एक रियलिटी होगी जिसको ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार एक वास्तविकता होगी। जब कार सड़कों पर दौड़ती है तो सामने से आने वाली गाड़ियां, अगल बगल से निकलने वाली गाड़ियों का डाटा ट्रांसफर बहुत फास्ट होना चाहिए, तभी वो अपने आप को सुरक्षित सड़कों पर दौड़ा सकती है। सेल्फ ड्राइविंग कार की टेक्नोलॉजी 5G के बदौलत बहुत आसान हो जाएगी। और एक काम है जिसको कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अभी हमारे पास जो उपकरण है उसमें हमारा मोबाइल, हमारा लैपटॉप, हमारा स्मार्ट वॉच, ये सारी चीजें इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं। लेकिन इंटरनेट ऑफ थिंग्स में घर की सभी चीजें इंटरनेट से जुड़ सकती हैं। आप कल्पना करिए कि आज सुबह उठ के ब्रश कर रहे हैं और आप जिस ऐनक के सामने खड़े हैं उसकी स्क्रीन पे लिखा जा रहा है कि सर आज आपको 10 बजे यहाँ जाना है, 12 बजे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, शाम को इतने बजे घर लौटना है, ये पार्टी है, ये सारी जानकारी आ जाएंगी। जैसे ही आप घर से बाहर निकलेंगे आपके स्मार्ट वॉच पे एक वीप आएगा जो ये कहेगा कि आपकी कार में पेट्रोल कम है और आज आपको लगभग इतने किलोमीटर की यात्रा करनी है जिसके लिए इतने पेट्रोल की आवश्यकता है। सारी चीजों में 5G टेक्नोलॉजी का अगर समावेश किया जाता है तो सारा कुछ ऑटोमेटिक हो सकता है। खेती किसानी में इसका बहुत बड़ा उपयोग है। ड्रोन के द्वारा हम पूरे खेतों पे खाद डाल सकते हैं और आवश्यकता अनुसार कितनी खाद डालनी है। टेलीमेडिसिन के फील्ड में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। ऐसा कहते हैं कि जबलपुर में बैठा डॉक्टर नागपुर में पेशेंट को ऑपरेशन कर सकता है। एडुटेक में तो हमने देखा ही है कि इसका कितना बड़ा कमाल है। स्मार्ट सिटी की कल्पना, रोबोटिक्स, रोबोट के द्वारा काम किया जाना, ये सारी टेक्नोलॉजी 5G के आने के बाद बिल्कुल आसान हो जाएगी। 5G में चूंकि तरंगे ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगी इसलिए हमें बहुत छोटे छोटे टावर्स लगाने पड़ेंगे। और 5G में एक और टेक्नोलॉजी है जिसे मैसिव MIMO कहते हैं, मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट। अर्थात बहुत छोटे छोटे सेल्स बनेंगे जिन सेल्स के थ्रू ये जानकारी प्रदान की जाएगी, जो रेडियो तरंगे जाएंगी वो उनसे जाएंगी। पहले 4G में एक टावर में 1 दर्जन के आसपास सेल्स लगते थे,
अब 5G में इन सेलों की संख्या 100 से 200 तक पहुंच जाएंगी। जब इतने ज्यादा रेडियो तरंगों का प्रसारण होगा तो उसमें इंटरफेरेंस का डर हो सकता है, मतलब तरंगे आपस में गुत्थम गुत्था हो सकती है और इस इंटरफेरेंस से प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए 5G में एक और टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा जो इन बीमों को इंटरफेरेंस से बचाएगी, और इसको कहते हैं बीम फॉर्मिंग, यानी फोकस करके बीम को उस उपकरण तक, मोबाइल फोन तक, लैपटॉप तक पहुंचाएगी। इसको फुल डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, अर्थात आप साइमल्टेनियसली बात कर सकते हैं और डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। जो सैटेलाइट टेलीफोन होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति बात करता है, दूसरा सुनता है, फिर दूसरा जब रुक जाता है तो पहला व्यक्ति बात करता है। सैटेलाइट टेलीफोन आमतौर पर बॉर्डर में सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा उपयोग में लाया जाता है ताकि इसको पकड़ा ना जा सके। आमतौर पर सैटेलाइट टेलीफोन के साथ एक रिस्क और भी होता है कि इसको इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, इसलिए कोड वर्ड का उपयोग करते हैं। जैसे कहते हैं अल्फा 487, इस तरह का कुछ कोड वर्ड उपयोग करते हैं ताकि उनका स्थान, उनका नाम, उनका लोकेशन पता ना चल सके। तो जो सैटेलाइट टेलीफोन है वो हाफ डुप्लेक्स मेथड का उपयोग करता है, लेकिन 5G टेक्नोलॉजी जो 4G टेक्नोलॉजी में भी आ गई थी, इसमें फुल डुप्लेक्स यानी आप आदान प्रदान साइमल्टेनियसली बात कर सकते हैं, डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। 5G टेक्नोलॉजी की बहुत चुनौतियां हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो भारत के अभी भी बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहां 4G टेक्नोलॉजी पूरी तरह से नहीं पहुंची है, अगर उसे यूरोपीय स्टैंडर्ड के अनुसार देखा जाए। जब कोविड की महामारी के दौरान ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तब हमने ये देखा कि बहुत से बच्चों को इंटरनेट की सुविधा या 4G की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस बहुत दुर्लभ हो रही थी। ऐसे में ये सवाल उठता है कि 5G टेक्नोलॉजी को किस तरह से और कितनी गति से देश के सभी हिस्सों में पहुंचाया जा सकता है। हमारी सरकार ने इंडियन नेट मिशन भी तैयार किया है ताकि इस टेक्नोलॉजी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके। इसके लिए निर्धारित धन रखा गया है ताकि 5G टेक्नोलॉजी को रोल आउट किया जा सके पूरे शिद्दत के साथ और इसे लोगों की सुविधा के लिए पहुंचाया जा सके। लेकिन 5G को लेकर एक और जो विषय है वो है स्वास्थ्य के बारे में। मानना यह है कि जो 5G की फ्रीक्वेंसी है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए हानिकारक है। वैसे तो ये मोबाइल फोन आने के साथ साथ ही फ्रीक्वेंसीज पे काफी बात होने लगी और ये कहा जाने लगा कि ये फ्रीक्वेंसी ह्यूमन हेल्थ, पेड़ पौधों के लिए, पक्षियों के लिए बहुत घातक है। लेकिन अभी तक जो मोटे मोटे अध्ययन हुए हैं उसमें ये बात ऐसी निकल के नहीं आ रही है। हमने देखा कि कई बार पक्षियों के, मृत पक्षियों के लंबे लंबे चित्र दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि ये टेलीफोन टावर से निकलने वाली तरंगों की वजह से हो रहा है, जबकि अब पूरी तरह से अध्ययन करके ये बात सिद्ध कर दी गई है कि इस तरह की फ्रीक्वेंसीज का पक्षियों के मरने से कोई भी सरोकार नहीं है। देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से जो 5G टेक्नोलॉजी में जिन फ्रीक्वेंसीज का उपयोग किया जाएगा, यहाँ तक कि 4G में भी जो किया जा रहा है, उसमें आयोनाइजेशन का डर होता है। हाई फ्रीक्वेंसी यानी हाई एनर्जी। अगर हाई एनर्जी है तो उसमें ये क्षमता हो सकती है कि वो एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अलग कर दे। इलेक्ट्रॉन को अलग करने का मतलब है वो चार्ज हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ये हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है। अगर ह्यूमन टिश्यू में इस तरह का आयोनाइजेशन होता है तो ये कैंसर फैला सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने काफी पहले ये घोषणा की थी कि ये फ्रीक्वेंसी जो है ये कार्सिनोजेनिक हो सकती हैं, अर्थात इनसे कैंसर फैल सकता है। इसके बाद बहुत बवाल मचा, काफी अध्ययन हुए। विश्व बैंक ने आगे चलकर फिर इसमें अपना स्पष्टीकरण जारी किया। उन्होंने कहा कि हमने ये नहीं कहा कि कैंसर होगा ही, लेकिन इसकी संभावना हो सकती है। देखिए, सही बात तो ये है कि इसमें व्यापक शोध और रिसर्च की जरूरत है जिससे ये पूरी तरह से स्पष्ट किया जा सके कि इसमें इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा या नहीं। लेकिन इसके लिए ना तो विश्व स्वास्थ्य संगठन धन मुहैया करा रहा है, न विश्व के समृद्ध देश इसके लिए धन मुहैया करा रहे हैं, और इसलिए इस तरह की शंकाओं और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को काफी बल मिल रही है। मैं अपने वीडियो के नीचे एक BBC का वीडियो लिंक अप करूंगा जिसमें इस बात को बहुत विस्तार से समझाया गया है। उसी में मैं सुन रहा था कि वो ये कह रहे थे कि जब हाई स्पीड ट्रेनें शुरू हुई, जब ट्रेन का सफर शुरू हुआ, तो लोगों की ये मान्यता थी कि अगर हमारा शरीर तेज गति से दौड़ेगा तो ये बीमारी पैदा कर सकता है। लेकिन आगे चल के ये सारे तथ्य झूठे साबित हुए। लैंसेट जैसे मेडिकल मैगजीन ने
इस पे शोध प्रबंध छापे। 5G के टेक्नोलॉजी के रोल आउट होने के साथ साथ बहुत से वैज्ञानिकों ने बहुत से वैज्ञानिक धड़ों पे इस पर काफी बातचीत की है। अतः इस शंका का निवारण होना भी बहुत जरूरी है और इस क्षेत्र में काफी धन की आवश्यकता है ताकि इस शंका को का पूरा निराकरण किया जा सके। यदि 5G के तरंगों का वास्तव में मानव के शरीर पे, पक्षियों के शरीर पे, हमारे जीव जंतुओं पर कोई प्रभाव पड़ता है तो इसके निराकरण का उपाय ढूंढा जाना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप इस तरह के तकनीकी विषयों पर और भी वीडियोस चाहते हैं तो मुझे विषयों से अवगत कराएं। मैं अपने तरफ से प्रयास करूंगा कि इसे आम लोगों की भाषा में, साधारण लोगों की भाषा में कितना और अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।